हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग डीआई की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और हमें ये उम्मीद है कि आपको डीआई पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। और इस टाइम एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ना आप लोग वीडियो पे कमेंट कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो। ऐसा क्यों? सिर्फ पढ़ ले रहे हो लेकिन पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अपना काम तो पूरा कर ले रहे हो लेकिन मेरा काम नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का समय हमें दिया करिए, वीडियो पे कमेंट किया करिए, बता दिया करिए कि समझ में आया या नहीं आया, और हमारी क्लास को शेयर किया करिए अगर समझ में आ रहा है, क्योंकि शेयर करने से वो भी बच्चे प्रॉफिट उठा सकते हैं जो बच्चे इस बार नौकरी पाना चाहते हैं। वही बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। हमने कुछ छोड़ा नहीं है और वो भी फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, बिना चार्जेस के। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम उपलब्ध करा रहे हैं, आप सारी पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं आपके पेपर में। अब आपकी रणनीति कुछ और होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है। 20 दिन मतलब अब कुछ नहीं रह गया, और जिन्होंने पेट का पेपर नहीं पास किया वो आगे कुछ भी कर नहीं सकते, मतलब कोई भी पेपर में नहीं बैठ सकते, तब तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम कह रहे हैं सिर्फ 20 दिन बचा, और 20 दिन आप इतने जम के मेहनत करिए कि पेपर कितना भी टफ हो जाए लेकिन आप 70 से 80 नंबर पा जाए, ठीक है। तो 20 दिन खूब मेहनत करिए। अब जो भी करना था आप कर चुके। सिलेबस आपका हम लास्ट एंड पे हैं, रीजनिंग भी हम समाप्त कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 2-4 पेपर प्रैक्टिस करा दिए जाएं, ठीक है। आपके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए करिए। हमारी वीडियो पे शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। हमें कहना ना पड़ा करे आपसे बार बार। और हाँ, आपने हमारा 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, कि आप लोगों ने इतनी सहायता की हमारी और हम 1K पे पहुंच गए। स्टार्टिंग है हमारी, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से शेयर किया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जुड़ सकें। और उम्मीद करते हैं 2 या 3 अगस्त से हम SSC GD की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर टेट के स्टार्ट करेंगे। पहले SSC GD चलेगी, बाद में फिर टेट चलेगा, क्योंकि SSC GD की नोटिफिकेशन आ गई है। SSC GD भी मैथ रीजनिंग फ्री चलेगी, पूरी मैथ रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, आपको कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो जितने बच्चे आपके जानने वाले SSC GD की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं और हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो फिर आप जितने भी आपके SSC GD वाले दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सबको हमारे चैनल से जोड़ दीजिए। 3 अगस्त या 5 अगस्त से आपके SSC GD की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पेट का सिलेबस समाप्त हो रहा है। पेट का सिलेबस समाप्त होने के बाद हम SSC GD की क्लास स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद पेट में सिर्फ प्रैक्टिस करानी होगी, तो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे सैटरडे संडे, और अपनी SSC GD क्लास चलती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग DI स्टार्ट कर रहे हैं। DI बहुत अच्छा टॉपिक है, आप समझ रहे हैं। अप्रॉक्स पेपर में अप्रॉक्स का तुम्हारा जो मेन पेपर है यूपी पेट, उसमें तो पूछा ही जाना है 20 नंबर का, और अप्रॉक्स पेपरों में भी 5 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही SSC हमारा इससे DI से डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अब चलें स्टार्ट किया जाए। अपने सपनों को पूरे करिए, किसी से कम मत समझिए अपने आप को। आपके सपने सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपके सपने जो हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को सोच लिया है कि हमें ये करना है, तो हमें ये करना है। एक बात कहते हैं आपसे, सपने उनके पूरे होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं, ठीक है। जो जिद पर अड़े होते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आप जिद पर अड़े रहिए, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर आप पीछे हट गए तो आपका सपना टूट जाएगा। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं। सपने उनके पूरे होते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। किसी के बड़े छोटे होने से कोई भी सपनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपने जिद पर अड़े हैं कि हमको अब ये करना ही करना है, तो करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं सर, हमारे पास नेट नहीं है, हमारे पास सर लाइट नहीं है। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम जो है, ये है तो समस्या आपके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि जो चीज़ें हमें फ्री क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
वो आपके लिए एक समस्या बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, हम यही बताना चाहेंगे आपसे, जो भी 12 बंकी के हम जिस शहर से हैं, जहाँ से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितने बच्चे 12 बंकी के हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सैटरडे और संडे हम फ्री ऑफ कास्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं यूपी पेट के लिए सैटरडे संडे आके हमसे क्लास ले सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे। जिनके पास प्रॉब्लम है, जो आर्थिक स्थिति जिनके ठीक नहीं है और वो अपने घर के जो सपने उन्हें पूरा करना चाहते हैं, हम उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट क्लास देंगे। सैटरडे संडे वो आके क्लास ले सकते हैं। सबसे पहले वो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, हम उन्हें टाइमिंग बता देंगे क्या टाइमिंग पे क्लास चलेगी, और हमारे ग्रुप में हम उनको ऐड कर देंगे। सभी मैसेज उन्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप अगर आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो तो उनके लिए मैं खड़ा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी फ्री ऑफ कास्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने सपनों को पूरे करने के लिए जिद होना चाहिए। पिताजी के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है, ठीक है। पिताजी आपके गरीब हों या अमीर हों, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या हैं, आप इस चीज़ को प्रूव करिए कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। अब आप क्या कर सकते हो, आप प्रूव करके दीजिए। पिताजी को जो करना था उन्होंने कर दिया आपके लिए, आप पिताजी के लिए क्या करते हो ये बताइए। पिताजी ने आपको इतना बड़ा कर दिया, 20-22 साल, आप 23 साल के हो गए हैं, तो पिताजी ने तो बहुत कर दिया। आप क्या किए हैं अपने पिताजी के लिए, अब आप बताना है। आपको जवाब देना है कि आपने अपने पिताजी के लिए क्या किया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे संडे यूपी पेट के लिए हम स्पेशल क्लास रखे हैं ऑफलाइन बैचेस में, आप आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी यूपी पेट का विद्यार्थी है 10 क्लास में मैथ और रीजनिंग की क्लास हम समाप्त कर देंगे। और हमारे यहाँ जीएसबी यूपी पेट स्पेशल जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको सैटरडे संडे मिल जाएगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे जितने भी यहाँ हमारे तक पहुँच सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएँ। हम फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ा देंगे, लेकिन आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपके सपनों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट किया जाए फिर आपकी क्लास। आइए, डीआई है आपका। पहला क्वेश्चन है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये आपको 4-5 सीमाएं दी गई हैं। ये देखिए, ये सीमा दी गई है 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, ठीक है। ये इतनी सीमाएं आपको दी गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा संख्या बतानी है इतिहास में, हिस्ट्री में अधिकतम कह रहा है, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। इतिहास में कोई एक सीमा है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को अंक प्राप्त हुए हैं, वो सीमा आपको बतानी है। तो आइए, जो 20 से कम वाले हैं इसमें देखिए 8 और 20 इनका अंतर लेंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 12। 20 और 50 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 30। 50 और 75 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 25। 75 और 90 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 15। यहाँ 90 और 100 का अंतर लेंगे तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 10। देखिए, हमने सीमा के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ से कह रहा है 20 से कम, 20 से कम इतिहास में नंबर पाने वाले 8 विद्यार्थी हैं और 30 से कम इतिहास में नंबर पाने वाले 20 विद्यार्थी हैं। तो इनके बीच का जब आप अंतर ले लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, जो 12 विद्यार्थी हैं वो 20 से ज़्यादा पाए हैं लेकिन 30 से कम पाए हैं। जब आप इसका अंतर ले लोगे इतने प्रोसेस का, तो इसमें जो ये 12 आ रहा है, 20 और -8 आ रहा है, तो वो आपको ये शो करता है कि 20 से ज़्यादा पाया है इन्होंने नंबर। 12 विद्यार्थियों ने 20 से तो ज़्यादा पाया है लेकिन 30 से कम का पाया है। इन्होंने कहा इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक मिले हैं, मीन्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताने हैं जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पे 12 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं। ये सीमा कौन है, 30 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है, 30 से ज़्यादा है लेकिन 40 से कम है। तो इसके बीच की जो सीमा होगी वो क्या होगी, 30 से 39 तक, यही तो होगी। ये देखिए,
30 इससे ज़्यादा और इससे कम है तो उसके बीच के जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 30 हैं। तो 20 और 50 का अंतर ले लिया तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 30 से 39। बात क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। आगे आइए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब ये सेकंड क्वेश्चन ये देखिए नीचे लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। कह रहा अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा, यह सत्य है, असत्य है, असंतः सत्य है, कह नहीं सकते। ऐसा क्वेश्चन है, निष्पादन मीन्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यही समझ नहीं पा रहे होंगे कि निष्पादन क्या होता है। हमने भी एक छोटी सी मिस्टेक की कि निष्पादन की इंग्लिश नहीं लिखी आपके लिए, ठीक है। अगर इंग्लिश लिखते तो आपको समझ में आ जाता, ठीक है। कह रहा अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है, यह क्या है। कह रहा अभ्यर्थियों का जो निष्पादन है मीन्स अंक पाने का जो प्रोसेस है वो बेहतर रहा है, क्या इतिहास से बेहतर रहा है, या सत्य है या असत्य है। ठीक, आइए देखिए सत्य बात है या असत्य बात है, बताइए। सत्य बात है या असत्य बात है, आप क्वेश्चन देखिए आपके समझ में आएगा, सत्य है या असत्य है, बताइए जल्दी से। अभ्यर्थियों का जो निष्पादन है, निष्पादन में थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज है कि इसकी हिंदी क्या होती, हिंदी से इंग्लिश क्या होती है, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज है, निष्पादन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अगर निष्पादन अंग्रेजी में पता होता, इंग्लिश में पता होता तो हम लोगों को आंसर देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो कह रहा है अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अंग्रेजी में बेहतर रहा, 20 से कम पाने वाले 8 हैं, यहाँ 20 से कम पाने वाले 10 हैं, यहाँ पे 30 से कम पाने वाले 20 हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा तो है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 95, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है। देखिए एक बात समझिएगा, जो अंक पाने का प्रोसेस है, जो 70 से कम पाए हैं वो दोनों जगह 100 हैं, ठीक। जो 60 से कम पाए हैं वो दोनों जगह 90 और 95 हैं, ठीक है। यहाँ पे 50 से जो कम पाए हैं 75 है और ये 85 यहाँ पे ज़्यादा है। 40 से जो कम पाए हैं 50 और 70 है, यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पे 70 लोग हैं। 30 से जो कम पाए हैं यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे 32 लोग हैं। 20 से जो कम पाए हैं यहाँ पे 8 लोग हैं और यहाँ पे 10 लोग हैं। मीन्स यहाँ पे जो कम नंबर पाने वालों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे देखिएगा जो कम नंबर पाए हैं उनकी संख्या कम है, जो कम नंबर पाए उनकी संख्या कम है, और यहाँ पे जो कम नंबर पाए हैं इनकी संख्या देखिए ज़्यादा है। इसलिए यह असत्य है, क्योंकि ये इतिहास से बेहतर नंबर नहीं पा पाए हैं। इनके कहने का मतलब है अंग्रेजी में जो विद्यार्थी हैं वो इतिहास से बेहतर नंबर पाए हैं, क्या ऐसा असत्य है। क्योंकि 20 से कम नंबर पाने वाली संख्या देखिए, यहाँ पे 8 ही लोग 20 से कम पाए हैं और यहाँ पे 10 लोग कम पाए हैं। यहाँ पे 30 से जो कम नंबर पाए हैं 20 लोग पाए हैं, यहाँ पे 32 लोग कम पाए हैं। मतलब उधर संख्या जो है बहुत ज़्यादा है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो इसका मतलब होता है निष्पादन, मतलब आप समझ लीजिए अंग्रेजी में प्रदर्शन, अंग्रेजी में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो अच्छा रहा है इतिहास से या खराब रहा है। तो इतिहास से खराब रहा उनका प्रदर्शन, मीन्स ये असत्य है। बात समझ गए? चलिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अंक सीमा से अभ्यर्थियों की संख्या समान है। कोई एक अंक सीमा ऐसी है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या समान है। आइए चेक करिए, यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे कितने हैं 30, यहाँ पे कितने हैं 25, यहाँ पे कितने हैं 15, यहाँ पे कितने हैं 10, यहाँ पे आइए यहाँ पे 22 और यहाँ पे 32 और 40, 38, 15, 10, 5। देखिए यहाँ पे जो 20 से कम और 30 से कम, 20 से ज़्यादा वाले और 30 से कम वालों की संख्या 12 है, तो यहाँ पे 22 है। यहाँ पे 30 से ज़्यादा और 40 से कम वालों की संख्या 30 है, तो यहाँ पे 38 है। कहीं पर भी संख्या समान नहीं है। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 38 है,
यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 है। मीन्स इनमें से कोई नहीं। कहीं पर भी किसी भी अंक सीमा में बच्चों की संख्या समान नहीं है, सभी जगह अलग अलग बच्चे हैं। देखिए कहीं पर भी आप बता दीजिए, कहीं पर भी अंक सीमा में कि उनके जो बच्चों की संख्या क्या वो समान है, कहीं पर आप बताइए। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 22 है, समान है? नहीं समान है। यहाँ पे 30 बच्चे तो यहाँ पे 38 बच्चे हैं, यहाँ पे 25 बच्चे हैं तो वहाँ पे 15 बच्चे हैं, यहाँ पे 15 बच्चे तो वहाँ पे 10 बच्चे हैं, यहाँ पे 10 बच्चे तो वहाँ पे 5 बच्चे हैं। सब जगह अलग अलग है। इस अंक सीमा में जो है वो 12 और 22 है, इस अंक सीमा में 30 और 38 है, इस अंक सीमा में 25 और 15 है, इस अंक सीमा में 15 और 10 है, ये अंक सीमा में 10 और 5 है। कहीं पर भी बच्चों की संख्या किसी भी अंक सीमा में इतिहास और अंग्रेजी में समान नहीं है। तो आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत है। इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। आइए, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले, 50 से कम अंक पाने वाले, यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत है, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं जो 50 से कम अंक पाए हैं? 30। 50 से कम, ये यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? 25, जिन्होंने 50 से कम अंक पाया है। 50 से कम अंक पाने वाले, तो सीधे एक चीज ले लेते हैं ना, बात समझिएगा। 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 75। यही 75% हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हम तो थोड़ा सा कुछ और सोच लिए थे क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते ही मेरी बात में दूसरी दिमाग आई। उन्होंने कहा इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो आप आओ इतिहास में, ये देखो लिखा हुआ है 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? 75। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। और कोई भी पेपर होगा तो हमेशा वहाँ 100% स्टूडेंट होंगे। तो हिस्ट्री में पूछा है कितने विद्यार्थी? 75। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे, बटे में 100 करोगे, तो कितना आ जाएगा? 75%। देखिए ये ऑप्शन में है। बताइए कोई परेशानी है? देखिए उसने कहा था इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत है, तो 50 से कम अंक पाने वाले यही तो अभ्यर्थी हैं आपके 75, यही आपको 75% हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया दूसरा वाला। ये दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन करता है। कोई अभी एक चार्ट है वो पीछे है, ठीक है, अभी दिखाते हैं। क्वेश्चन पहले आ गया है, नीचे दिया गया चार्ट पिछले वर्षों में विभिन्न अनाजों के उत्पादन को 100 टन में दिखाता है। 100 टन में दिखाता है, याद रखिएगा 100 टन में दिखाता है। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इस जानकारी का अध्ययन करना है और हमें निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। क्या है? दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है? कोई दो विभिन्न वर्ष होंगे, उसमें कोई एक अलग अलग फसलें होंगी, उनका जो है उत्पादन जो है वो समान मात्रा में हुआ है। दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ है, ये बताना है। आइए, ये है आपका फिगर, समझ रहे हैं आप? अब आया, चलिए आइए, विभिन्न वर्षों में जो उत्पादन है वो कौन सी ऐसी फसल है जिसका समान मात्रा में उत्पादन हुआ है, ये चेक करते हैं। समान मात्रा में उत्पादन हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पे 900 टन पैदा हुआ है, यहाँ पे भी 900 टन पैदा हुआ है। जो ये है, हम आपको एक एक चीज दिखा देते हैं। ये जो है ये चावल का उत्पादन है, ये जो है ये मक्के का उत्पादन है, मक्का। और ये जो कलर है ये शो करता है आपका ज्वार का उत्पादन। तो ये तीन प्रकार के कलर हैं, अलग अलग डिफरेंट हैं। थोड़ा आपको शायद उसमें कलर में थोड़ा सा डिफरेंस ना शो कर रहा हो,
इसलिए हमने लिख दिया कि पहला वाला जो है वो चावल के उत्पादन को शो करता है, और दूसरा वाला जो है मक्का का उत्पादन शो करता है, और तीसरा वाला जो है ज्वार के उत्पादन को शो करता है। उन्होंने कहा कोई 2 वर्ष ऐसे हैं जहां पे उत्पादन जो है समान मात्रा में हुआ है। ठीक है, कोई भी 2 वर्ष ले लो और उत्पादन देखो कहाँ कहाँ पे समान मात्रा में हुआ है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर देखो ये 9 हुआ है 900 टन, यहाँ पे ये भी 900 टन है और ये भी 900 टन है, ये समान मात्रा में हुआ है। आप ये कह सकते हो कि चावल और ये क्या है, मक्का, चावल और मक्का ऑप्शन में है, चावल और मक्का, ये देखो इसका जो उत्पादन है समान मात्रा में हुआ। देखिए 900 टन चावल पैदा हुआ है 2004 में, तो 900 टन मक्का पैदा हुआ है 2005 में, तो दोनों विभिन्न वर्षों में जो इनका उत्पादन है वो समान मात्रा में हुआ है। एक और देख सकते हैं, यहाँ पे 300 टन जो है मक्का पैदा हुआ है और यहाँ पे 300 टन जो है चावल पैदा हुआ है, 300 टन चावल पैदा हुआ है। तो चावल और हमें लगता है मक्का का कहीं भी रेशियो नहीं दिया गया है, दिया गया है चावल और मक्का तो दोनों जगह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आप समझिएगा भैया, इन्होंने समान उत्पादन पूछा है, आप समझ लीजिए एक बार में। देखिए यहाँ पे 900 टन क्या पैदा हुआ है, चावल, और यहाँ पे 900 टन क्या पैदा हुआ है, मक्का। 2 विभिन्न वर्ष हैं, उन्होंने कहा है कोई 2 विभिन्न वर्ष हैं जहाँ पे जो अनाज की पैदावार है वो समान मात्रा में हुई है। तो देखिए यहाँ पे 2004 में 900 टन चावल पैदा होता है, 2005 में 900 टन मक्का पैदा होता है। 2004 में 300 टन मक्का पैदा होता है और 2006 में 300 टन चावल पैदा होता है। तो चावल और मक्का का ही कॉम्बिनेशन है बराबर का, जब बराबर का कॉम्बिनेशन उन्हीं का है तो आंसर चावल और मक्का का बना दीजिएगा, ये सही है। ठीक है, बराबर पैदावार इन्हीं की हुई है। आगे बढ़ें, आइए दूसरा क्वेश्चन नीचे लगा हुआ है, किसी भी फसल के न्यूनतम और उच्चतम उत्पादन के बीच मात्रा का अंतर करीब करीब कितना टन है। कह रहा है किसी भी फसल, कोई भी फसल हो, उसका मैक्सिमम पैदावार, सबसे ज़्यादा उत्पादन, और मिनिमम पैदावार, सबसे ज़्यादा, सबसे कम प्रोडक्शन, मिनिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है किस वर्ष में है। चलो देखिए, अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो चावल तो 900 टन पैदा हुआ है, ये देखिए चावल 900 टन पैदा हुआ है, तो चावल ले लो 900 टन, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, 900 टन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चावल देखिए सबसे कम कहाँ पे पैदा हुआ है, ये दूसरे वाले में है, चावल 2.3 टन पैदा हुआ है। ये तीसरे वाले में चावल जो है 3 टन पैदा हुआ है, और चौथे वाले में चावल जो है वो 4 टन पैदा हुआ है। तीसरे वाले, और एक चीज़ और है, सबसे कम की बात करते हैं तो देखिए 1 टन यहाँ पे ये मक्का पैदा हुआ है, तो चावल को छोड़ दो, क्योंकि उसने कहा है सबसे ज़्यादा पैदावार और सबसे कम पैदावार, तो सबसे कम पैदावार मक्के की है 100 टन की। तो मक्का जो है, समझते जाना भैया, मक्का जो है कब 2006 में जो है वो पैदा हुआ है 100 टन, सबसे कम पैदावार यही है। तो मक्के की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे है, देखो मक्के की सबसे ज़्यादा पैदावार ये देखिए 900 टन। तो 2005 में जो मक्का है वो पैदा हुआ है 2005 में 900 टन, सबसे ज़्यादा पैदावार और सबसे कम पैदावार ले लिया। इन दोनों का अंतर ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 800 टन। ये देखिए ऑप्शन में है 800 टन, 8 टन। क्वेश्चन ने कहा था कि आपको कोई एक फसल लेनी है, उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम प्रोडक्शन, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हमने ले लिया मक्के का मैक्सिमम प्रोडक्शन 900 टन है और मक्के का मिनिमम प्रोडक्शन 100 टन है। इन दोनों का अंतर ले लिया और आंसर आ गया 8 टन। बताइए कोई परेशानी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए आप, 1 मिनट। पढ़ लिया? चलिए समझिएगा।
2004 से 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े यह दर्शाते हैं। 2004 से 2007 के बीच, 2004 में चावल कितना पैदा हुआ? 900 टन। 2004 में चावल जो पैदा हुआ है वो कितना पैदा हुआ है? 900 टन। 2007 में जो चावल पैदा हुआ वो कितना पैदा हुआ है? 2007 में कितना पैदा हुआ? 400 टन। आंकड़े क्या दर्शाते हैं? कमी आई है। आंकड़े यही तो दर्शाते हैं कमी आई है। पहले 2004 में जब चावल पैदा हुआ तो 900 टन पैदा हुआ, 2007 में जब चावल पैदा हुआ तो 400 टन पैदा हुआ, मीन्स आंकड़े में कमी आई है। तो पहली बात तो आपके आंसर जो है जो वृद्धि वाले हैं वो तो नहीं हो सकते, कमी आई है, वृद्धि वाले तो नहीं हो सकते, वो तो कट जाएंगे। क्योंकि आप ही सोचिए जब कमी आई है तो प्रतिशत भी कमी होगी, वृद्धि नहीं हो सकती। तो दो जगह कमी है, और कमी जो है कोई छोटी कमी नहीं है। 900 टन से 400 टन पे आगे हो, कमी हो गई है 500 टन की। तो जब कमी हुई ज़्यादा तो कमी हमेशा ज़्यादा वाली आएगी। कितना आएगा? 55%। ये क्वेश्चन ना लगाना पड़े पेपर में, ये वो मेथड है कि क्वेश्चन आपको लगाना ही ना पड़े। जब आप जान रहे हो कि कमी आई है 500 टन की, कोई छोटी कमी नहीं है, 5% की कमी हो ही नहीं सकती। 5% तो बहुत छोटी कमी होगी। कमी आई है 500 टन की डायरेक्ट, तो सबसे ज़्यादा कमी क्या है? 55% की, और आपका आंसर आ जाएगा 55%। क्योंकि कमी देखिए कितना हो गया है, 500 टन चावल कम पैदा हुआ है, 500 टन। कोई परेशानी है? आगे बढ़ें, चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है? मक्का का उत्पादन, मक्का ये है, यहाँ पे 3 टन पैदा हुआ है, यहाँ पे मक्का 9 टन पैदा हुआ है। ये कितने गुना वृद्धि शो कर रहा है? 3 गुना। देखो यहीं पे शो कर रहा है। 2004 से 2005 में जो मक्का का उत्पादन है, 2004 में मक्का का उत्पादन 3 टन हुआ था, 2005 में जो मक्का का उत्पादन है वो 9 टन हुआ था। तो कितने गुना वृद्धि हो गई थी? 3 गुना, क्योंकि 3 त्रिका 9। तो 2005 में मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई? तो 2005 में मक्का के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 3 गुना। क्योंकि 2004 में मक्का 300 टन पैदा होता था और 2005 में मक्का 900 टन पैदा हो रहा, तो 3 गुना वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए। किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के, 3 फसल मीन्स कौन कौन सी? चावल, मक्का और ज्वार। उसमें आपको बताना है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई हो तीनों फसलों में। देखिए अब पहले आइए, यहाँ पे चावल जब 9 टन होता था, 900 टन होता था, तो यहाँ पे 2.3 टन, यहाँ पे तो कमी हो गई थी। यहाँ पे जब 9 टन मक्का होता था तो यहाँ पे 100 टन मक्का हो रहा है। यहाँ पे 900 टन मक्का होता था तो यहाँ पे 100 टन मक्का हो रहा है, यहाँ पे भी कमी हो रही है। वृद्धि कहाँ है? अब देखिएगा, यहाँ पे 300 टन चावल पैदा होता था तो यहाँ पे 400 टन पैदा होता था। 2006 में 300 टन चावल पैदा होता था और 2007 में 400 टन चावल पैदा होता था, मीन्स वृद्धि हुई। 2003 में 100 टन मक्का पैदा होता था और 2007 में 900 टन मक्का पैदा होता था, मीन्स वृद्धि हो गई। ठीक, 2006 में 2.9 टन जो है हमारा ज्वार पैदा होता था और 2007 में 6 टन ज्वार पैदा होता है। बात समझ गए? तो वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि है। जब वृद्धि है तो कब वृद्धि हुई? 2006 से 2007 में वृद्धि हुई। किस वर्ष में सभी तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई? 2006 से 2007 में वृद्धि हुई है, तो पिछले वर्ष की तुलना 2006 की तुलना में 2007 में वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2007। बात क्लियर है? कोई परेशानी है आपको? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बोल दीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, हम देखिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा करना होगा। अभी और अच्छे लेवल पे चलेंगे, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे हम जो आगे वाला लेवल है वो और अच्छा आपको समझा सकें। ठीक है,
तो समझते चलिएगा और मेहनत करते रहिए। आप लोग जो कहते होंगे सर जी आते हैं जब से पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ाने लगते हैं, बात ही नहीं करते हैं। बेटा क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपके पेपर के 20 नंबर हैं, हम इनको बहुत महत्व देते हैं कि आपका जो 20 नंबर है वो आराम से आपको मिल जाए। ये कोई कठिन पेपर नहीं है, ये बहुत आसान टॉपिक है। आप देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था? किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था? आइए ज्वार पे आइए। ज्वार यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट, ये 4.2 से ये हुआ था 4.9.9, ठीक है। यहाँ पे आइए 2.9 से यहाँ पे हुआ था 6। अगर हम इसको 2 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 8.4 और यहाँ पे 9.9 है, मीन्स 2 गुना से ज़्यादा पैदा हुआ था। यहाँ पे आएंगे 2.9 से 6 हुआ था, गुणे कर देंगे 2 9 18 का 88 लगाए, 2 दूनी 4 1 5, मीन्स यहाँ पे 2 गुना से 5.8 होना चाहिए था और यहाँ पे जो 2 गुना से 8.4 होना चाहिए था। यहाँ पे जो है अगर 2 गुना की बात करते हैं तो यहाँ पे 2.9 से 5.8 होना चाहिए तो 6 हुआ, और यहाँ पे 2 गुना से 8.4 होना चाहिए तो यहाँ पे 9.9 पैदा हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो पैदा हुआ है 2 गुना से वो 2005 में लगभग 2 गुना हो गया। 2005 है ऑप्शन में, ये देखिए यहाँ बात समझिएगा। उसने कहा किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था, मीन्स 2 गुना से कम भी हो सकता है, 2 गुना से ज़्यादा भी हो सकता है पैदावार। ठीक है, तो लगभग में अगर बात किया तो 4.2 से अगर 2 गुना करते हो तो 8.4 होना चाहिए पैदा, लेकिन यहाँ पे पैदा हुआ 9.9, मीन्स ज़्यादा पैदा हुआ है, तो हमने इसलिए आंसर 2005 को बना दिया। ठीक है, आइए हाँ, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या पढ़िए 1 मिनट आप समझिएगा। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत है। ये हमारे 7 कॉलेज दिए गए हैं, A B C D E F G, ये कॉलेज हैं, 7 कॉलेज हैं हमारे के यहाँ, और उसमें क्रियाकलाप 1 2 3 4 एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो हर कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या। पहले आप क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या निकालो। 100 200 300 400 600 800 900। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या है 900, और क्रियाकलाप 4 में 200 300 एक 400 4 3 700 एक 800 8 4 1200 12 1 1300 3 1600 ये हो गई। देखिए जोड़ने का तरीका देखिएगा, हम दूसरे तरीके जोड़ते हैं। अब आइएगा यहाँ पे 85 और ये 5 90 और 55, 90 और 55 हो जाएगा 145 17 और 38, 8 7 15 5 8 7 15 5 20 का 0 80 लगा दो, 4 2 6 6 7 7 3 10 0 80 लगा 1 1 1 2 200 इसमें और जोड़ दो, मीन्स 1800। क्रियाकलाप 4 में विद्यार्थियों की संख्या है 1800। आप विद्यार्थी जोड़ लीजिएगा, सिर्फ आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। अगर आप मेरी तरह नहीं जोड़ पाते हैं तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, उसने कहा क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ अनुपात क्या है। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या कितनी है 900। अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करोगे 100 से, और किससे, क्रियाकलाप 4 के छात्रों से। क्रियाकलाप 4 में कितने छात्र हैं 800, प्रतिशत में बदलना है 9 1 9 9 दूनी 18 2 पंची 10, कितना प्रतिशत है 50% है। बताइए कोई परेशानी है?
क्वेश्चन समझ गए हैं आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या, तो क्रियाकलाप 2 में हमने छात्रों की संख्या निकाली 900। क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या, क्रियाकलाप 4 में हमने छात्रों की संख्या निकाली 1800। और कहा क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 के छात्रों की संख्या से प्रतिशत क्या है। आप हमेशा नीचे वाले को ध्यान रखिएगा। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 के छात्रों से क्या प्रतिशत है, क्रियाकलाप 4 के छात्रों से क्या प्रतिशत है। तो जिससे पूछता है कि क्या प्रतिशत है उसको हमेशा डिवाइड में रखते हैं। क्रियाकलाप 4 के छात्रों से क्या प्रतिशत है, तो जिससे पूछता है उसको डिवाइड में रखते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 4 के छात्रों से क्या प्रतिशत है, तो हमने 1800 को नीचे रख दिया। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका क्या है। बेटा माध्यिका का मतलब एवरेज होता है, ठीक। आइए क्रियाकलाप 3, ये है हमारा क्रियाकलाप 3। अब एवरेज इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग, बटे में ऑल नंबर। जितनी संख्याओं को जोड़ो उतनी ही संख्याओं से डिवाइड करो, जितनी संख्याओं को जोड़ो उतनी ही संख्याओं से उसे डिवाइड कर दो, यही हमारा एवरेज होता है, ठीक है। तो आइए जोड़िए, जोड़ने का तरीका सीख लो। हम क्या करते हैं, हम पहले ये छोड़ 100 और 200 300, 3 5 3 800, 8 4 1200, 1 1300। पहले हम 100 वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, 1300। अब देखिएगा आगे आइएगा, अब पीछे देखो, पहले हमने यहाँ पे 153 था तो यहाँ का हमने सिर्फ 100 लिया था, अभी 53 बचा है, 53 का सिर्फ 50 लो। जोड़ने का तरीका है 50 और 20 70, 40 110, 110 और 70 180, 180 और 20 200, 230 230 और 60 290। अब आइएगा, अभी तक हमने क्या लिया था, 1 मिनट बेटा, देखिए जोड़ने का तरीका अगर आप मेरा सीख गए तो आपको जोड़ना आसान होगा। क्या, देखिए हमने यहाँ पे 153 था, 153 का पहले हमने 100 लिया था, दूसरी बार में हमने 50 लिया। अब तीसरी बार में जो 3 बचा वो ले लेंगे, 3 5 3 8 और 8 पे 13, जहाँ जहाँ जो जो छोड़ा था वो ले लिया। अब जोड़ दो 3, अब जोड़ो क्या क्या जोड़ना है, 1300, 290 और 13। आप अगर मेरे तरीके से नहीं जोड़ पाते हो तो आप इसको अपने मन से जोड़ना। हमने बोला यहाँ पे 153 था तो पहले हमने 100 ले लिया, यहाँ पे 220 था तो हमने 200 ले लिया, तो 200 और 100 300। यहाँ पे 540 था तो 500 ले लिया, तो मीन्स 800। यहाँ पे 400 था, 420 था तो हमने 400 ले लिया, तो मीन्स 1200। और यहाँ पे 130 था तो 100 ले लिया, 1200 और 100 1300, 1300 ले लिया। दूसरी बार में हमने क्या जोड़ा, जैसे यहाँ पे 53 था तो सिर्फ हमने 50 लिया, 50 ले लिया। यहाँ पे 20 था, 220 था तो 200 तो पहले ले चुके हो ना, 20 ही तो बचा, तो 50 और 20 70, 40 110 और 70 180, 20 200, 230 290, ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है। अगर आप नहीं जोड़ पाते तो आप अपने तरीके जोड़ना। फिर 9 1 10, 3 2 5 1, 1503 संख्या है। 9 1 10 का 0 हंसी लगेगा 1, 3 2 5 1 6, 1603 संख्या है, ठीक है। अब आइए कितने लोग हैं, कितने कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 1603 बटे 7 कर दीजिए, काटिए। 7 दूनी 14, कितना जाएगा यहाँ से 2, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 6, 7 9 63, कितना आ गया एवरेज 229। देखिए भैया अगर आप मेरी तरह नहीं जोड़ पाते हो तो आप अपने मैथड से जोड़ना, ऐसे 65 130 420 75 540 220 और 153, इनको जोड़ लेना। इनको जोड़ने पे आपका आएगा 1603, इनको जोड़ने पे आपका आ जाएगा 1603। फिर एवरेज बताना है तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, कितनी संख्या जोड़े हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर देना, डिवाइड करने पे आपका 229 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए समझिएगा।
वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ उत्तर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है? सबसे कम संख्या जो है वह कॉलेज बताना है। चलो और जोड़ो जल्दी से। 200 और 100 300, 3 3 600, 600 और 10 670, 670 और 60 730, 30 और 737 और 742। अब देखो आप कैसे जोड़ते हो, आप बहुत गलत तरीके से जोड़ते हो ना, आपके पास इतना समय थोड़ी होता पेपर में। आप जोड़ते 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और फिर कहाँ पे ये 317 है। 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8, फिर 3 2 5 1 6, 682। ऐसे संख्याओं को जोड़ना है। 300 200 500 1 600 1 700 700 730 और 50 780 5 785। इसको जोड़ो। 5 2 7 7 4 11 11 और 4 ऊपर जोड़ के लिख दें अगर ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे ये वाला आया 682, बी वाला आया 785। ठीक है, चलो सी वाला जोड़ो। 5 और 2 500 और 200 700, 700 400 1100, 11 और 400 1500, 1500 और 20 1520 और 38 1558। आइए 100 200 300 380, फिर आइए 400 500 1000 1300 1300 1340 1340 और 80, 1340 और 80 कितना होगा 1425, 1340 और 80 1425। 300 400 600 800 और 800 और 100 900। देखिए जोड़ने का तरीका देखिए 200 300 400 500 573। देख रहे हैं कितनी जल्दी हमने जोड़ दिया। अगर आप मेरा जोड़ने का तरीका सीख गए तो आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। आइए सबसे कम संख्या कौन सी है, कहाँ पे सबसे कम बच्चे हैं? 380 हैं। कहाँ पे? डी में सबसे कम बच्चे यहीं पे हैं। ऑप्शन में कहीं पे डी है ही नहीं। कैलकुलेशन चेक करना अच्छा, एक बार हम लोग सही कैलकुलेट किए हैं। सबसे कम संख्या पाठ उत्तर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। 100 200 300 380 सही है। 5 2 7 7 4 और तो सब जगह बड़ी संख्या है ही है। चलिए एक ऑप्शन को डी बना दीजिएगा, गलत है ऑप्शन। इतना थोड़ी गलत जोड़ सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या का मिस्टेक हो जाए ना। ठीक है, कोई पता नहीं, एक ऑप्शन उसमें गलत हो सकता है, आप डी बना दीजिएगा। देखिए डी में जोड़ने पे सबसे कम संख्या आ रही, मीन्स यहाँ पे सबसे कम बच्चे हैं इस कॉलेज में जो क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। उन्होंने कहा था क्वेश्चन कोई कठिन तो है नहीं कि इतना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। उन्होंने कहा वह कॉलेज कौन सा है, कॉलेज हमारे पास 7 हैं। कह रहा वह कॉलेज कौन सा है जिसमें सबसे कम पाठ उत्तर क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। सबसे कम संख्या जो है वो इसमें क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, तो सबसे कम संख्या डी में है 380। चलिए आइए आगे। क्रियाकलाप 2 तथा क्रियाकलाप 1 में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 2 में पहले छात्रों की संख्या निकालिए। 100 200 300 400 4 2 600 2 801 100 900। ठीक है, 200 300 500 400 900 1000 1500 1800 2000। देखिए कितनी जल्दी जोड़ दिया। क्रियाकलाप 2 का 1 से, क्रियाकलाप 2 में कितने विद्यार्थी हैं? 900। और क्रियाकलाप 1 में कितने विद्यार्थी हैं? 2000। इनका रेशियो बनाना है, रेशियो बना दीजिए। 2 0 2 0 काट दीजिए, ये रेशियो बनेगा 9:20। देखिए तुरंत बन गया रेशियो। ये मीन्स अब आप समझ जाइए आपके डीआई में रेशियो, परसेंटेज और एवरेज का महत्व है। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। आइए आगे अब कल पढ़ाते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक की कहीं कुछ ना समझ में आएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और सबसे पहली बात ये ज़रूर बता दीजिएगा कि लेवल बढ़ा दिया जाए क्या। अगर आप कहेंगे तो लेवल बढ़ा दिया जाए, या कहिए चलिए ये भी क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ना। ठीक है, आइए ये भी पढ़ लेते हैं। वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री के कितने प्रतिशत की कमी हुई? वर्ष 2006 में बिक्री आप 6 बिक्री करते थे, हम मान लिए 6 टन की बिक्री करते थे वर्ष 2006 में। और 2008 में कितनी बिक्री करते हो? 5 की बिक्री करते हो, 5 टन की। 2006 में आप 6 टन कोई चीज़ बेचते थे और 2005 में आप बिक्री करते हो कितने टन की? 5 टन की। तो कितनी कमी हुई? 1 टन की। 1 टन की कमी आ गई। हमने टन मान लिया, टन दिया नहीं है, कोई कंपनी है कुछ बेचती है, हमने मान लिया।
2005 में 2006 में आप 6 टन बेचते थे और 2008 में 5 टन बेचते हो, कमी कितनी आई? 1 टन की। उन्होंने कहा प्रतिशत कमी बताइए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? कमी 1 की कमी हुई गुणे 100 बटे में किसको रखोगे? किससे? वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत? 2006 से बिक्री की तुलना में 2008 में कितनी कमी हुई है? तो पहले जब कमी और अधिक की बात करेगा, हमने कहा अंतर ले लेना। हम आपको प्रतिशत में समझाते हैं ये बात को। जब भी वो कम और ज़्यादा की बात करेगा तो पहले आप ये डिफरेंस निकालोगे कि वह कितना कम बेचता है, वह कितना ज़्यादा बेचता है। उसने कहा कि कमी आई है, हमने कहा हाँ कमी तो आई है। पहले आप 6 टन बेचते थे, आप 5 टन बेचते हो, तो कमी तो आ गई। कमी कितने की आ गई? 1 टन की। हमने कमी निकाल ली, कमी गुणे 100 बटे में किसको रखना? ये महत्वपूर्ण होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बटे में किसको रखना होता है, ये समस्या करता है। तो कह रहा 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितनी कमी है? 2006 से कमी हुई है, तो 2006 से कमी हुई तो 2006 में कितना था? 6, तो नीचे 6 रख दोगे, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10। आंसर क्या आ जाएगा? 50/3%। बताइए कोई परेशानी? समस्या खत्म। चलिए आइए आगे बढ़ते, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है? 2002 में आप बिक्री करते थे 2 टन की और 2007 में आप बिक्री करते हो 6 टन की। इन दोनों का रेशियो बताना था। रेशियो बना दीजिए 1:3। ये देखिए 2 × 2, 2 तिहाई 6, काट दीजिए, रेशियो बन जाएगा। आगे बढ़ें, समझ में आ रहा सभी को? चलिए, वर्ष 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री है। वर्ष 2003 से 2007 के दौरान औसत बिक्री है। एवरेज इक्वल टू क्या होता है बताओ? सम ऑफ ऑल नंबर, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो जोड़िए 2003 से 2007 तक सबको जोड़ दीजिए। 2, 3 + 4 + 10 + 6 + 6 बटे में कितनी? 1, 2, 3, 4, 5 बटे में 5। तो 10 और 4, 10 और 12, 22 और 7, 29, 29 बटे 5। 5 से काटो, 50, 25, 4 जाएगा, 55, 40, 5.8। कहा था 2003, वर्ष 2003 से वर्ष 2007 तक की औसत बिक्री बताना है। औसत बिक्री तो 2003 से 2007 तक की औसत बिक्री बताना था। तो 2003 से सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर सभी संख्याओं से डिवाइड करते हैं। तो 2003 से 2007 तक की सभी संख्याओं को जोड़िए, फिर जितने लोगों को जोड़ना है उतने से ही डिवाइड करना होता है। यही हमारा औसत होता है। तो 2003 के बाद 2007, तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 5 वर्ष हैं, तो 5 से डिवाइड कर दिया और पांचों वर्षों की बिक्री को जोड़ दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, हमें एवरेज मिल गया। आगे बढ़ें, चलिए। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत है। वर्ष 2005 में जो बिक्री हुई है वो 10 हुई है। वर्ष 2005 में जो बिक्री हुई है वो कितनी हुई है? 10 हुई है। और वर्ष पिछले वर्ष 2004 का मतलब कह रहा है 2004 में जो बिक्री हुई है वो 4 हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई? पहले आप ये निकालो, कितनी वृद्धि हुई है? 6 की वृद्धि हुई है। वृद्धि तो 6 की हुई है ना, कोई परेशानी? तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? जब भी हमने कहा क्वेश्चन में वृद्धि और कमी या अधिक की बात करेगा तो सबसे पहले आपको डिफरेंस निकाल के ये निकालना होगा कि कितनी वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने निकाला 2004 में आप पिछले वर्ष की तुलना में 2005 से पिछला वर्ष क्या होगा? 2004 ही तो होगा। तो पिछले वर्ष में आप 4 टन बेचते थे, 2005 में आप 10 टन बेचते हो, मीन्स वृद्धि तो हुई है। वृद्धि कितने की हुई है? 2004 में 4 टन, 2005 में जो है 10 टन, तो वृद्धि हुई है 6 टन की। तो वृद्धि कितने की हुई? 6 टन की। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा। किससे? 2004 से, तो 2004 को नीचे रख दो, 4 दूनिया 4 पंचे 20, 6 पंचे थे, 150% की वृद्धि हुई है। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? कोई समस्या?
नीचे कैसे रखते हैं ये समझिएगा। उसने कहा वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत क्या है। 2005 में जो वृद्धि हुई है वो 2004 से प्रतिशत क्या है। तो 4 में जितनी वृद्धि हुई है उसको नीचे रखेंगे, 4 में आपने जितनी बिक्री की है उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में है। मीन्स अभी तक जो ये अमाउंट चल रहा था जिसको हम टन मान रहे थे वो क्या है, करोड़ है। मीन्स वहाँ पे रुपया दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, टन मानो या रुपया मानो बात एक ही है। वर्ष 2005 में, वर्ष 2005 से 2008 तक कुल आपने कितने रुपए कमाए। 2005 में 10 करोड़ कमाए, 2006 में 6 करोड़ कमाए, 2007 में 6 करोड़ कमाए, 2008 में 5 करोड़ कमाए। टोटल कितना कमाया, 27 करोड़ रुपया कमाया। यही आपसे पूछा है कि 2005 से 2008 तक आपने कितने करोड़ की बिक्री की। अभी तक हम जिसको टन मान रहे थे वो करोड़ निकला ना। होता है वहाँ पे आप टन मानो या करोड़ मानो, आपका आंसर नहीं गलत आएगा। ठीक है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मान सकते हो। ठीक है, हमने टन मान के लगा लिया तब भी आंसर सही आएगा, आप करोड़ मान के लगाओगे तब भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का, पढ़ते रहिए।